हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपसे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2014 के इकोनॉमिक्स सेक्शन के बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक मैंने करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोसनी वॉज इन्वेंटेड बाई। ये जो कॉन्सेप्ट है मोनोपोसनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोसनी, पहले हमको ये जान लेना चाहिए। तो मोनोपोसनी इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर एग्जिस्ट सिंगल बायर एंड दैट सिंगल बायर डोमिनेट द मार्केट। एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पे सर एक सिंगल बायर होता है और सर ढेर सारे सेलर भी हो सकते हैं, लेकिन बायर क्या है, हमारा फोकस बायर पे कि बायर कैसा होगा, सिंगल होगा। तो उस तरह की मार्केट को क्या कहते हैं, मोनोपोसनी मार्केट कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल आप समझ लो, जैसे कोई गांव में एक ही फर्म हो और ढेर सारे लेबर हो, तो अब सर लेबर की सर्विसेज को कौन हायर करेगा, फर्म हायर करेगी। तो फर्म क्या है, सिंगल है, पूरे गांव में एक ही फर्म है, तो सिंगल बायर हो गई जो लेबर की सर्विस को क्या करेगी, हायर करेगी। और लेबर क्या है, ढेर सारे हैं। क्योंकि सिंगल बायर होता है इस तरह के मार्केट में, इसलिए वही क्या करता है, मार्केट को डोमिनेट करता है। होपफुली क्लियर है, ठीक है। एक से ज़्यादा सेलर हो सकते हैं, लेकिन बायर सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा। ये मोनोपोली से अलग है। मोनोपोली कंफ्यूज ना करना, मोनोपोली केस में सिंगल सेलर होता है, जैसे इंडियन रेलवे जो अपनी सर्विस को क्या करे, सेल कर रही है, और हम लोग क्या उसके कंज्यूमर्स हैं रेलवे के, ठीक है। तो रेलवे क्या है, वो मोनोपोली है। और मोनोपोसनी में क्या होता है, सर सिंगल बायर होता है और सर ढेर सारे सेलर हो सकते हैं, और सिंगल बायर से वो क्या करता है, मार्केट को डोमिनेट करता है। अब ये कॉन्सेप्ट किसने इन्वेंट किया था, तो एक्चुअली आप ये समझिएगा कि इन द ईयर 1933 सर जॉन रॉबिन्सन ने एक अपनी बुक लिखी थी, और बुक का नाम था सर इकोनॉमीज ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन, है ना। तो उस बुक में क्या किया, जॉन रॉबिन्सन ने मोनोपोसनी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मिस्टर जॉन रॉबिन्सन ने अपनी एक बुक में। उस बुक को उन्होंने इन द ईयर 1933 में लिखा था, और उस बुक का नाम क्या था, इकोनॉमीज ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। होपफुली क्लियर है। सेकंड क्या है, फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एप्लीकेशन इज मेड टू। तो पहले तो हम जानेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, सर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एक प्रोसेस है सर जिसके फुलफिल होने के बाद ही किसी भी कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जा सकते हैं, उसकी खरीदो बिक्री हो सकती है। तो ये लिस्टिंग है। लिस्टिंग होता क्या है, सर एक प्रोसेस है जिसको फुलफिल करने के बाद ही कंपनी के शेयर क्या होंगे, स्टॉक मार्केट में डील होंगे, उसकी खरीदो बिक्री हो पाएगी स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो भाई लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन किसको दी जाती है, तो आंसर क्या है, आंसर हमारा है स्टॉक एक्सचेंज। बाकी सारे ऑप्शन ब्लर हो गए तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, हमको स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे दिख रहा है। तो लिस्टिंग के लिए हम एप्लीकेशन किसको देते हैं, हम लिस्टिंग और सिक्योरिटीज के जो एप्लीकेशन देते हैं वो देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज व्हाट, डेट इज सर सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया लाइज इन। यहाँ पे पूछ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का जो सोल्यूशन है वो किस में लाई करता है। तो वेरी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और एक बात और ध्यान से सुनना, जब हम आपसे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की तो हम आपसे बात करेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। किसकी बात करेंगे, हमेशा जब इकोनॉमिक्स से बात होती है अनएम्प्लॉयमेंट की तो किसकी बात होती है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जहाँ पे लोग नहीं चाहते कि वो बेरोजगार रहें, लेकिन उसके बाद वो क्या है, वो बेरोजगार हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, एक सिचुएशन वेयर एबल बॉडीड पर्सन, पहला नंबर क्या है, एबल बॉडीड पर्सन। दूसरा, आर लुकिंग फॉर द जॉब एंड आर रेडी टू एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस इवन दो दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पे एबल बॉडीड पर्सन मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ लोग क्या करते हैं, नौकरी की तलाश में होते हैं, नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, और नौकरी के लिए जो मार्केट प्राइस है उसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी भी होते हैं, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है, सो ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ना चाहते हुए भी बेरोजगार रहना। एक और होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आदमी को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो नौकरी करना ही नहीं चाहता, या तो वो एबल बॉडी नहीं है, फिजिकली मेंटली फिट नहीं है, या तो मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करते, या तो नौकरी ढूंढ नहीं रहा है, ठीक है, जो भी हो। तो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को जो सोल्यूशन है ना, वो किस में लाई करता है, वो लाई करता है हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में। अब यार क्वेश्चन अराइज करता तुम्हारे दिमाग में कि सर क्यों स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन है, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करती हैं, और क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करती हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को, जैसे जैसे ये इंडस्ट्री ढेर सारी स्टेब्लिश होंगी, सेटअप होती जाएंगी स्मॉल स्केल, तो क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को क्या करेंगी, एब्जॉर्व करेंगी, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
सर मे बी तो वहाँ क्वेश्चन हो सकता कॉटेज इंडस्ट्री भी। सर कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, एक ऐसी इंडस्ट्रीज जो जनरली घर के लोगों को द्वारा ही परस्यू की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा जितना एम्प्लॉयमेंट हमारा स्मॉल इंडस्ट्री से जनरेट होगा, इसलिए हमारा स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो पहले तो समझ लो कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मतलब क्या है। एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अ प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस टू प्रमोट मैक्सिमम सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। एक ये तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल है सर जो कि एडमिनिस्ट्रेट करता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट की फंडिंग को, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, अपने पास जो अवेलेबल फंड है, जो रिसोर्स है, उसका मैक्सिमम यूज़ करे सोसाइटी में के इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए, ठीक है, सोसाइटी के इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए। इसलिए मैंने कहा इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट के फंड, ठीक है, टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये सर इस कंसर्न ये किससे कंसर्न करता है सर, ये पब्लिक फाइनेंसेस का फोकस ही क्या है कि जो गवर्नमेंट का फंड है, जो पब्लिक फाइनेंस है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब आज की डेट पे अभी ये क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में नहीं आता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंशियल मार्केट से, लेकिन तभी देख लो, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है, पहला स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन। तो पहले जान लो विच वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था। तो इंडिया में जो पहला स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ उसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, ठीक है। और खाली इंडिया का नहीं, ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। पूरे एशिया में जो पहला स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ उसका नाम क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और वर्ल्ड का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज वो है डाउ जोन्स, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन, इंडिया और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, इट इज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1877, 1877 में क्या हुआ, हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। इसी के साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट मार्केट इंडेक्स, सबसे पुराना मार्केट इंडेक्स क्या है। तो आपको याद रखिएगा कि सर सेंसेक्स, ठीक है, वो क्या है, वो सबसे ओल्डेस्ट मार्केट इंडेक्स है। और सर BSE में सर 30 कंपनी रजिस्टर्ड हैं सर, जिसकी परफॉर्मेंस को BSE रिप्रेजेंट करता है, कैसे, सेंसेक्स के माध्यम से, ठीक है। इंडिया का सबसे पुराना मार्केट इंडेक्स क्या हमारा सेंसेक्स है, ठीक है। और BSE में क्या है, 30 कंपनी रजिस्टर्ड हैं सर, और इन 30 कंपनी के परफॉर्मेंस को सेंसेक्स BSE क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स के माध्यम से। और एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंसेक्स, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सेंसेक्स का नाम फुल फॉर्म क्या है, सेंसिटिविटी इंडेक्स, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106, द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज। तो पहला तो व्हाट इज द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम क्या है, इसको हम कई बार सर कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका दूसरा नाम क्या है सर, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और कई बार इसको कहते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से बन रहा है इन केस ऑफ टू कमोडिटी, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करते थे, दो कमोडिटी कुछ ऐसे बंडल को चूज करते थे जहाँ पे कंज्यूमर का मैक्सिमम बेनिफिट होता था, और वो सेटिस्फैक्शन जो था वो मनी के सेटिस्फैक्शन के बराबर पहुँच जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा क्या, फंक्शन ऑफ मनी। सर मनी के जो फंक्शन है ना, हम उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, और थर्ड जो वो हमारा क्या है, वो हमारा है कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। ये मनी के 3 फंक्शन बन जाते हैं। प्राइमरी फंक्शन में 2 ही फंक्शन इंक्लूड होते हैं, 2 एक्टिविटीज़ हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। याद रखिएगा, प्राइमरी में 2, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर वैल्यू आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंडरी फंक्शन मनी, सर सेकेंडरी फंक्शन मनी कंसिस्ट ऑफ बेसिस ऑफ क्रेडिट, गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी एंड द लिक्विडिटी। सॉरी, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा हमारा, मीडियम एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ये हमारे प्राइमरी फंक्शन है। और हमारा सेकेंडरी, अब देखो ये कंटीजेंट फंक्शन पहले देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। तो हमारा जो बेसिस ऑफ क्रेडिट है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी है। बेसिस ऑफ क्रेडिट के साथ साथ हमारा गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी भी क्या हमारा, ये भी हमारा कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी है, ठीक है। और सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू,
स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, लिक्विडिटी, ये तुम्हारे क्या सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो है मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम एक्सचेंज, ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गिवन गुड्स इज। तो वेरी फर्स्ट द क्वेश्चन राइज सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन गुड्स। सर गिवन गुड्स क्या होता है ना, तो गिवन गुड्स आर आल्सो नोन एज हाईली इंफीरियर गुड। ध्यान से कि मैं इंफीरियर गुड्स मैं क्या करूँ, गिवन गुड्स आर आल्सो नोन एज व्हाट, हाईली इंफीरियर गुड। अब हाईली इंफीरियर मतलब देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द इंफीरियर गुड्स एंड द हाईली इंफीरियर गुड्स, दैट इज गिवन गुड्स, ठीक है। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और एक चीज इस स्टेटमेंट और याद रखना, दैट ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड, याद रखना ध्यान से, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स, ठीक है। अब इंफीरियर गुड्स जो हमारे होते हैं ना, वो रिलेशन किससे शो करते हैं, इनकम से, कि इनकम के बढ़ने के साथ जिन कमोडिटी डिमांड घटने लग जाती है, हम उन कमोडिटीज को क्या कहते हैं सर, इंफीरियर गुड्स कहते हैं, है ना। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड क्या होती है, घटने लग जाती है कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज होने के साथ, उनको क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड्स। और हाईली इंफीरियर गुड्स या गिवन गुड्स क्या होते हैं, तो मे बी सर गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, सर वो गुड्स जो इनकम प्राइस पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब प्राइस घटने से इनकी डिमांड क्या होती है, घटने लग जाती है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं सर, गिवन गुड्स कह देते हैं। इंफीरियर गुड्स में रिलेशन किसके साथ इस्टेब्लिश हुआ, इनकम के साथ, जबकि गिवन गुड्स में रिलेशन किसके इस्टेब्लिश हो रहा है, सब प्राइस के साथ, और ये प्राइस पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। प्राइस के घटने के साथ इनकी डिमांड क्या होती है, वो भी घटना शुरू कर देती है। ये जो कॉन्सेप्ट था गिवन गुड्स का, दिस इज बीइंग गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफन, इसलिए इसके आगे गिवन गुड्स लगा, गिफन लग गया, ठीक है। तो पूछा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गिवन गुड्स इज व्हाट, तो आपको आंसर मिलेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गिवन गुड्स इज व्हाट, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर आप चाहो गिवन गुड्स पे, ठीक है, और टाइम पीरियड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 109 पे टाइम पीरियड, अगर आप इस पे और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताना, ताकि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के आपको डाल दूँ, ठीक है। होपफुली यहाँ तक एक्सप्लेनेशन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज। किस टाइम पीरियड में सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पूछ रहा है मे बी चेंज, मतलब चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझो, ये क्वेश्चन आज जो पूछ रहा है ना, ये बन रहा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन से, वहाँ पे क्लासिफिकेशन और टाइम पीरियड को दिया हुआ है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस टाइम पीरियड में सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन चेंज हो सकते हैं। तो वो क्या हमारा लॉन्ग रन टाइम पीरियड होता है। आप जान रहे हो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स में जो टाइम पीरियड दैट कैन बी क्लासिफाई एज अ शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड एंड द लॉन्ग रन टाइम पीरियड। और शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, फिक्स और वेरिएबल, उसको हम शॉर्ट टर्म पीरियड कहते हैं। और वो टाइम पीरियड जहाँ पे सारे फैक्टर्स वहाँ क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, मतलब सारे फैक्टर्स को चेंज करना पॉसिबल होता है, हम उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, लॉन्ग रन पीरियड कहते हैं। वो यहाँ से पूछ रहा है कि किस टाइम पीरियड में सारे के सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन चेंज किए जा सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट सर, लॉन्ग रन पीरियड। वहाँ पे सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इसलिए सारे फैक्टर्स आराम से चेंज किए जा सकते हैं। नाउ बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट, दैट इज सर इन विच इकोनॉमी डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किस इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तुमको पता है इकोनॉमी तीन तरह की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों लोग होते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे डिसीजन लेती है और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के बेसिस पे। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये इकोनॉमी मतलब जो वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ, जैसे अमेरिका की इकोनॉमी, वो कैपिटलिस्ट का एग्जाम्पल है। वहाँ पर डिसीजन कैसे लिया जाता है, वहाँ पर डिसीजन सब प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान में रख के लिया जाता है, मतलब डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रख के लिया जाता है। तो होपफुली यहाँ तक तुमको सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस करती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन लिख के मेरे से जरूर से पूछना, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा तुम्हें। थैंक यू।